हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। आइए आज देखते हैं सीटेट के 21 जनवरी 2022 के हुए पेपर को। इसमें हम लोग सीडीपी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ईवीएस पोर्शन को डिस्कस किया जा चुका है, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है। जिन्होंने न देखा वो जाकर देख सकते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ होता है। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में यह कथन सही है कि विकास क्या होता है, शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है, और यह प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का सिद्धांत है जो विकास की दिशा का वर्णन करता है। इसका तात्पर्य है कि जो रीढ़ की हड्डी है वह शरीर के बाहरी हिस्सों से पहले विकसित होती है, तथा बच्चों की जो भुजाएं होती है वह उनके हाथों से पहले, तथा हाथों और पैरों का विकास है उनकी उंगलियों से पहले होता है। ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट जो सही आंसर है उस पर टिक मारते हुए उसके बारे में जो एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपका जो वीडियो हो ज़्यादा लेंदी ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब है आपका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। बच्चों में भाषा विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। बच्चा अपने परिवार में रहकर ही अपने माता पिता की भांति भाषा बोलने का प्रयास करता है। इसके साथ ही वह जिस पर्यावरण में रहता है उसके हिसाब से भाषाई अनुकरण का प्रयास करता है, यानी कि भाषा का नकल करता है। जिस प्रकार के बच्चों का संवेगात्मक संपर्क परिवार के सदस्यों से नहीं हो पाता, वे भाषा को सीखने में अधिक समय लगाते हैं, और जिनको अच्छा माहौल मिलता है, अच्छे परिवार के सदस्यों का संवेगात्मक लगाव होता है, वो बहुत ही जल्दी भाषा को सीख जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है, एक प्रगतिशील कक्षा। तो एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है वह अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या करता है, सम्मान करता है। प्रगतिशील कक्षा में विभिन्न बुद्धि लब्धि वाले बालकों को ध्यान में रखकर ही संचालित किया जाता है, और इसमें किसी भी दृष्टि से कमजोर बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। प्रगतिशील कक्षा में जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है और इसमें बच्चों को एक्टिव रखा जाता है। इसमें बच्चे भी एक्टिव होते हैं और टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है, एक सुविधादाता होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रथा पूर्व चरण। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना प्रथा पूर्व चरण को दर्शाता है। नैतिकता इस रूढ़ि पूर्व अवस्था का पहला चरण है। यहाँ नैतिक सोन सजा से बंधी होती है, जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो वे दंडित करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। कैसे तरीके इस्तेमाल करना चाहिए, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को या एक अध्यापिका को ऐसे तरीकों का प्रयोग करना चाहिए जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, क्योंकि विभिन्न संकल्पों के मध्य संबंधों का सामंजस्य बनाने से अधिगम प्रक्रिया की सुसाध्यता दर बहुत ही बढ़ जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। तो किसकी व्याख्या करता है, यह व्याख्या करता है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारक जैसे परिवार, विद्यालय, समाज व उनके परिवेश व उनकी भाषा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए सिद्धांत को, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है। तो यह क्रिया उसके जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। संभवतः अध्यापक को ऐसा लगता है कि क्रिकेट
लड़कों का खेल है और लड़के इस खेल में लड़कियों से अधिक रुचि रखते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इस प्रकार जो अध्यापक वह जेंडर पक्षपात कर रहा है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में जेंडर स्टेरियोटाइप भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? तो वह ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देती है। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका ज्ञान की सक्रिय संरचना को महत्व देती है। बालक की रुचियों, उनकी प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। इसमें अध्यापिका बच्चों के ज्ञानपूर्ण संरचना प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रयास करती है। ठीक है, और इसमें जो अध्यापिका होती हैं वह एक फैसिलिटेटर के रूप में होती है, सुविधादाता के रूप में होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? इसका सही जवाब है आपका निकटस्थ परिवार। निकटस्थ परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। बच्चा परिवार में जन्म लेने के साथ ही परिवार के लोगों के संपर्क में आ जाता है तथा परिवार में ही वह भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच घुल मिल कर रहने में ही उसमें समाजीकरण का भाव पैदा होता है और वहीं से वह क्या करता है, समाज के नियमों को जानना शुरू कर देता है कि समाज में क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए परिवार को प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है? तो कौन सा है? 7 से 11 साल। 7 से 11 साल उम्र का समूह का जो बच्चा है वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समनुरूप है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है एवं वस्तुओं तथा घटनाओं के बीच समानता तथा भिन्नता सीखने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। एवं इस अवस्था में बालक संख्या का बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है उसे। ठीक है, तो कौन सा 7 से 11 साल सही रहेगा? आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो क्या होगा, आकलन के लिए अलग अलग तरीकों पर आधारित होगा। एक अध्यापक जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतिविधियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, वह अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। ऐसा इसलिए कि कक्षा में बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके समझने और सीखने की गति बहुत अधिक हो तथा कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके सीखने समझने की गति धीमी हो। अतः उनके आकलन का तरीका भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। नंबर 12 है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाड़, इसी को इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं, प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है? तो इसका सही जवाब है आपका समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारा देना। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय कोई हिंट या इशारा देना अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाड़ प्रदान करने की प्रभावशाली टेक्निक या तकनीक है। इसमें बच्चे को अपनी आप को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेव वाइगोस्की ही व्यक्तिगत वार्ता की भी बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच की भी बात करते हैं कि बच्चा खुद से ही बातें करके खुद को दिशा निर्देश करके क्या करता है, सीखता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। बुद्धिमत्ता के संदर्भ में यह कथन सत्य है कि यह विद्यालय में क्या होता है, बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। बुद्धिमत्ता और बेहतर प्रदर्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम समझें कि जैसे किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि अच्छी हो किंतु वह किसी कारण से विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन न कर पा रहा हो, जबकि
सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक अपनी मेहनत के फलस्वरूप उससे अधिक योग्यता का प्रदर्शन कर सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? आत्मसात्करण का, समावेशन का उदाहरण है। इसी को इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। जब कोई बच्चा किसी चीज़ को देखकर वह क्या कर लेता है, केवल अपने मायने में उसे ऐड कर लेता है, ठीक है, जोड़ लेता है, तो उसी को आत्मसात्करण कहते हैं। जैसे एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्ष की बालिका चकित होकर यह बोलती है कि वह इतना बड़ा कुत्ता। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार बालिका की यह जो प्रतिक्रिया है आत्मसात्करण का उदाहरण है। आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें बालिका नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में क्या कर रही है, शामिल कर ले रही है। अर्थात बालिका नए ज्ञान को आत्मसात कर अपने पुराने स्कीमा में क्या कर रही है, ऐड कर ले रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं? तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, ऐसा लेव वाइगोस्की कहते हैं। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की यह सुझाते हैं कि जो भाषा है संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है, जो कि बालक के निकाय में विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आपको और किस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन देखना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से रिप्लाई करिएगा। हम जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे।